वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का डेली क्यूज शुरू करते हैं। तो इसके साथ ही हमारे चैनल पे डेली क्यूज चल रहा है और MWF को पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सतलज, सिंधु, गंगा। बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। सी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। डी है सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियां तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से उद्गमित होकर हिमालय पर्वत को काटती हुई बहती हैं। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में सूचीबद्ध वन प्रकारों को सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वन प्रकार और सूची में प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये होगा शिलोंग, पठार, सह्याद्री से। मानसून वन जो है छोटा नागपुर, पठार, शिवालिक को कहते हैं। और शीतोष्ण होगा पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी। और कच्छ होगा जिसको मैंग्रोव कहेंगे, पश्चिम बंगाल, तराई, ठीक है। तराई उसी को बोलते हैं। तो उस अनुसार से हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यहाँ पे मिलान है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शिलोंग, पठार, सह्याद्री, ठीक है। मानसून वन छोटा नागपुर, पठार। शीतोष्ण वन पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय जिसको नीलगिरी कहेंगे। कच्छ वन पश्चिमी बंगाल, तराई क्षेत्र हो गया। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। कनाडा के, यूनाइटेड किंगडम के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, आयरलैंड के। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, तो ये कनाडा से, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में विशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। और जब भारत आज़ाद हुआ पाकिस्तान में, ये बम्बई प्रेसिडेंसी चला गया, तब पूना से ये निर्वाचित हुए। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं। खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे, रुक्षांश। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर को चुनिए। तो खनिज लवण और विटामिन जो है पोषक तत्व में है, लेकिन आहारी रेशे से पोषक नहीं मिलता है, ये पाचन में मदद करता है। सो आंसर 1 और 2, तो केवल 1 और 2 ऑप्शन बी में है। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करते हैं। पदार्थों के पृथक्करण, सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन। तो निष्पावन को विनोइंग बोलेंगे, निस्तारण को डिकेंटेशन बोलेंगे, निस्यंदन को फिल्ट्रेशन बोलेंगे। तो ये सभी जो है पृथक्करण से रिलेटेड है। ऑप्शन ये होगा डी, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निष्पावन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों ही मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, हैंड पिकिंग, चालन, सीविंग, अपसादन, सेडिमेंटेशन, थ्रेसिंग और वाष्पन, इवापोरेशन भी मिश्रणों से उसके अवयवों की पृथक्करण की कुछ अन्य विधियां हैं। अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है, ये सही है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है, ये भी सही है।
विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो ये सामान्य सा क्वेश्चन है, तो आगे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ये भी हो जाएगा। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण होता है। चलिए उसी को दोहराया। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यवादन अर्थशास्त्र इंडिका अशोक के शिलालेख। तो ये जान रहे हैं, आंसर होगा इंडिका। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज कृत इंडिका में है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को फालिगोर्था कहा है। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह, इस्लाम शाह। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसा सैन्य टुकड़ी किसी शासक के पास नहीं था। उपरोक्त दिए गए शासकों के काल में सैन्य टुकड़ियों का निश्चित रूप से 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजन को नहीं मिलता। हालांकि बहलोल लोदी की सैन्य व्यवस्था में सैन्य इकाइयों को 100, 1000, 10,000, 1 लाख तथा 10 लाख सैन्य में विभाजन का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह उपरोक्त प्रश्न में दिए गए विभाजन से मेल नहीं खाता है। इसके साथ ही सिकंदर शाह, शेर शाह तथा इस्लाम शाह जैसे शासकों के दौरान भी सैन्य टुकड़ियों की इकाइयों का विशेष तथ्यात्मक विवरण नहीं मिलता है, अतः विकल्प ही सही उत्तर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से अधिक कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध था सुल्तान जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबिदीन ने मध्यकालीन कश्मीर में 1420 से 1470 ईस्वी तक शासन किया। जैनुल आबिदीन को उसके राज्य के लोग बुद्ध शाह या महान राजा कहते थे। जैनुल आबिदीन ने अनेक कल्याणकारी एवं लोकप्रिय कार्य किए। उसने कश्मीर के हिंदू समुदाय पर आरोपित जजिया कर समाप्त किया। मुस्लिम शासक होने के बावजूद उसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए सत्य प्रथा को जारी रखा। उसने संस्कृत भाषा और साहित्य को बढ़ावा दिया। उसके आदेश से महाभारत तथा कलहन की राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। उसने अपने पिता के शासनकाल में कश्मीर छोड़े गए हिंदुओं को वापस बुलाया। जैनुल आबिदीन की उदारवादी धार्मिक नीति शिक्षा को बढ़ावा देने तथा कला साहित्य एवं वास्तुकला में रुचि रखने के कारण मध्यकालीन कश्मीर के महान शासकों में गिनती होती है। महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? मुंगेर, गया, पटना, शाहाबाद। ये तो शायद मुंगेर होना चाहिए ना। अच्छा, पटना है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की, जिसमें पुलिस थाना, रेलवे स्टेशन तथा डाकघरों पर आक्रमण किए। इन घटनाओं में सबसे अधिक पटना जिला प्रभावित हुआ। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक का सैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। तो भारतीय राष्ट्रीय के संस्थापक जो थे एक असैनिक सेवक ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। बिहार से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? NW1, NW2, NW3 या NW4? तो ये NW1 गुजरता है। बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है? गया हवाई अड्डे, रक्सौल हवाई अड्डे, भागलपुर हवाई अड्डे, राजगीर हवाई अड्डा। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्सौल हवाई अड्डा, है ना। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अब्दुल बारी पुल कहाँ बिहार में है? तो हाजीपुर, सोनपुर, बख्तियारपुर, समस्तीपुर। तो अब्दुल बारी पुल जो है ये सोनपुर में है। आइए देखते हैं। बिहार में वाराणसी तक होगा, ठीक ना, वाराणसी तक। बिहार में वाराणसी तक ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से शुरू होता है? तो ये मोहनिया से। बिहार में झील और जिले का कौन सा मिलान गलत है? कांवर झील बेगूसराय सही है, श्रावण बेतिया ये भी सही है, पिपरामन परसा ये गलत है, मोती झील मोतिहारी में पड़ता है। तो आप इसको टिकअप कर लीजिए, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं 18 नंबर। हाल ही में बिहार राज्य के पहले राज्य पक्षी महोत्सव कलरव की शुरुआत कहाँ हुई थी? भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, जमुई। तो ये जमुई में हुई थी, ठीक है। और सिर्फ राज्य पूछी तो बिहार याद रखिएगा। भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया था? तो ये पटना में, है ना। आइए देखते हैं 20 नंबर। किस विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए स्टार रेटिंग के साथ ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट,
राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया? पटना, नालंदा, भागलपुर, पूर्णिया। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नालंदा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 25 घंटे और 50 मिनट में एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये होगा ऑप्शन सी, तसांग इन हंग। 25 घंटे 50 मिनट में इसने एवरेस्ट पे चढ़ाई कर लिया। तो हांगकांग के पर्वतारोही सांग इन हांग जो एक पूर्व शिक्षक हैं, उन्होंने 5 घंटे और 50 मिनट के समय के साथ एक महिला द्वारा, वहाँ पे 25 घंटे, यहाँ पे 5 घंटे डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, आगे भी कुछ है, देखते हैं। उन्होंने 5 घंटे और 50 मिनट समय के साथ एक महिला द्वारा एवरेस्ट की दुनिया की सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। 44 वर्षीय सांग ने 25 घंटे और 50 मिनट में के रिकॉर्ड के समय में इतना मीटर पर्वत को फतह किया। ठीक है ना, ये यहाँ पे छूट गया है 2। ठीक है, आइए हाल ही में समाचारों में देखा, इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम, जेदा सऊदी अरब, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, बर्न स्विट्जरलैंड। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, जेदा सऊदी अरब। इस्लामिक सहयोग संगठन पहले यह इस्लामिक सम्मेलन का संगठन था। 1969 में स्थापित हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें 57 सदस्य देश शामिल हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय जेदा सऊदी अरब में है। खबरों में क्यों? इस्लामिक सहयोग संगठन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से एक अस्थायी आयोग स्थापित करने का आह्वान किया है, जो पूरे इजराइल, गजा और वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है। प्रश्न नंबर क्या है? हाल ही में खबरों में देखा गया कि ओपन स्काई संधि में कितने सदस्य देश थे? तो इस बार उसमें 34 सदस्य देश ने भाग लिया था। 24 मार्च 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि वर्ष 2002 में पूर्ण रूप से लागू हुई थी। संधि में 34 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। अच्छा सॉरी, कितने सदस्य देश हैं? तो हैं, इस बार की बात नहीं है। तो 34 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। संधि में शामिल अन्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों को उड़ान की अनुमति होती है। यही है ओपन स्काई ट्रीटी। सदस्य देशों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। खबरों में क्यों? बिडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में फिर से शामिल होने का प्रयास नहीं किया गया है। तो इधर रूस हटा था और अमेरिका भी हटा था। ठीक है, तो ये 2 देश जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, यही सब पूछा जाता है। हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बशर अल असद, सहले बर्कजीवदे, अली बोंगो ओडिम्बा, इब्राहिम बाउकर कीता। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बशर अल असद। बशर अल असद को सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में 4थी बार फिर से निर्वाचित किया गया। उन्होंने डाले गए वोटों का 95.1% हासिल किया। उन्होंने 2 अज्ञात चुनौती देने वाले को पछाड़ दिया। वह 17 जुलाई 2000 से सीरिया के 19वें राष्ट्रपति हैं। सीरिया के अब स्थिति सीरिया पश्चिमी एशिया में स्थित है और उत्तर में तुर्की, पश्चिम में भूमध्य सागर, ठीक है, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में इजराइल और लेबनान के साथ सीमा साझा करता है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ने प्रति वाहन कितने समय की सेवा समय से अधिक नहीं सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये टोल टैक्स पे, अच्छा, वाहन जब चलता है तो टोल टैक्स जो लेना होता है ना, उसके लिए कितना देर तक रोक के रखा जाएगा? तो ये 10 सेकेंड के लिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि टोल प्लाजा पर व्यस्त समय के दौरान भी प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक सेवा समय नहीं लगे। यह प्रतीक्षा समय कम से कम हो। यह वाहनों को 100 मीटर से अधिक की कतार में नहीं लगने देकर टोल प्लाजा पर यातायात के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करेगा। तो इस प्रकार से आज का 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। धन्यवाद।